Hello and welcome students. Welcome back to your platform, the Analysis Hub. I hope you all are fine and doing well in your studies. जैसा कि आप सभी को पता है, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं अपनी MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 1 के अंदर, और उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है अभी तक कवर कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डायलेक्ट्स और जो लैंग्वेजेस हैं मध्य प्रदेश की, साथ में जो ट्राइबल डायलेक्ट्स हैं उनको हमने कवर किया। साथ में आर्ट एंड स्कल्पचर देखा। स्कल्पचर के अंदर हमने केव्स, टेम्पल स्कल्पचर, स्तूपा के स्कल्पचर को अच्छे से डिटेल में समझ भी लिया। उसके बाद हमने जो भी आपकी टेम्पल वाला पार्ट है उसको कवर करने के बाद बहुत से जो भी फोक आपका पार्ट है जिसमें फोक डांसेस हैं, फोक म्यूज़िक है ना, फोक ड्रामा है, वो वाला पार्ट। तो ये सारे जो हमने इंपॉर्टेंट, जिससे आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा पार्ट जो है आर्ट एंड कल्चर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, ठीक है। और आज का सेशन जो है उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। फुल सेशन हम कवर करेंगे, जिसके अंदर आज हम जो करने वाले हैं कवर वो है ट्राइबल पर्सनालिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। तो ट्राइबल पर्सनालिटीज़ क्यों पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, ट्राइबल पर्सनालिटी का जो पार्ट है वो आपके मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि एमपी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ट्राइबल एरिया से। ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर होती है, राइट। तो मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या बहुत सा ऐसा आर्ट है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इन द वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो इसलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है। साथ में अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स के अंदर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रीसेंट अवार्ड से रिलेटेड आ जाते हैं कि कौन सी ट्राइबल पर्सनालिटी को कौन सा अवार्ड दिया गया है, किस एरिया में दिया गया हुआ है, और उनकी क्या जो आर्ट है वो क्या परफॉर्म करते हैं, किससे रिलेटेड है वो। तो उससे जो है हमारे क्वेश्चंस जो हैं बनने लगे हैं। तो इसलिए हम ट्राइबल पर्सनालिटीज़ को एक अलग से जो टॉपिक है उसको कवर किया जाता है, राइट। और अगर आप देखेंगे, अगर आपने MPPSC प्रीलिम्स में यूनिट 1 का सिलेबस अच्छे से देखा होगा तो उसके अंदर भी आपको अलग से मेंशन है जहाँ पर आपको पर्सनालिटीज़ को कवर करना है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आज का सेशन है वो रहने वाला है। इसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी जितनी भी ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो सारी कवर हो जाएंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, ओके। तो अब और देरी ना करते हुए हम अपना सेशन जो है आज का स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है, देखो, जो ट्राइबल पर्सनालिटीज़ रहेंगी उसके अंदर हमारे बहुत सी फ्रीडम फाइटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो एंशंट एरा से भी आई मीन टू से फ्रीडम फाइटर्स वाला जो एरिया जो मॉडर्न पीरियड से कवर कर रहा है उससे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उसमें से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। मेनली मेरी कोशिश ये है कि हमारा जो आज का सेशन रहने वाला है उसमें हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को कवर करते हुए चलें, ठीक है। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका ऑलमोस्ट जो भी पार्ट कवर हो सकता था वो मैंने सारा कवर किया है। चलो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हमें देखनी है वो है टाटिया भील। टाटिया भील अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट है आपके सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन किया हुआ है कि आपको 1857 का रिवॉल्ट पढ़ना है। तो 1857 का जब रिवॉल्ट पढ़ते हैं हम तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने अलग अलग मध्य प्रदेश के एरिया में अपने आप को लीड करके जो रिवॉल्ट है उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया, उसको लीड किया, तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यस, मैं बात कर रही हूँ टाटिया भील की, जो कि निमाड़ वाले एरिया से बिलोंग करते थे और उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलो, अब इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए हम देख लेते हैं इनका सबसे पहले तो नाम। अगर आपको याद होगा तो अभी जो रीसेंट पेपर हुआ था, ठीक है, मैं बात करूं 2020 के अराउंड, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको पर्सनालिटी टाटिया भील या फिर कोई और पर्सनालिटीज़ आई तो उसमें उनका और अदर नेम पूछा गया था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी पर्सनालिटी आपको दी गई है उसके अगर कोई और नाम है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको लगते हैं जहाँ पे आप कर सकते हो, पर एलिमिनेट कर सकते हो, पर वो 2 ऑप्शन में फंसा देता है हमेशा। तो वो 2 ऑप्शन में बहुत से बच्चों ने गलत किया था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है ये जो इनका ओरिजिनल नेम है वो टाटिया भील है, बट इनको टाटिया भी कहा जाता है, टाटिया मामा के नाम से ये फेमस है।
मामा जो है उस कम्युनिटी में या हम ट्राइबल कम्युनिटी में बोले तो एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो सभी के लिए होती है ना, यूनिवर्सल होती है, सबका सबका सहयोग करने के लिए होती है, सबका ध्यान रखने के लिए होती है। तो सब उनको प्यार से, उनको रिस्पेक्ट देते हुए मामा मामा बोलते हैं। ठीक है, चलो तो इनका आपको जन्म ध्यान ध्यान रखना है। 1842 में हो रहा है। कब हो रहा है? 1842 में हो रहा है वेस्टर्न निमाड़ में। ठीक है, अब वेस्टर्न निमाड़ कौन सा होता है? देखो, अगर आप एमपी का मैप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको जो निमाड़ वाला एरिया है वो शो होता है। इसमें एक तो होता है आपका ईस्टर्न निमाड़, ये वाला ईस्टर्न निमाड़ हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया वेस्टर्न निमाड़। ठीक है, तो यहाँ वाला जो पोर्शन है आपका, ये हो गया आपका खंडवा, ठीक है, और ये हो गया आपका खरगोन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ही पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये माना जाता था कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत अच्छे थे। गुरिल्ला वॉरफेयर मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। गुरिल्ला वॉरफेयर में होता ये है कि ये जो महाराष्ट्रियन आए थे ना, तो मराठा जो थे उनके टाइम से ये फेमस है। और ये मराठाओं में भी इन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटी, ये भील कम्युनिटी है, वो मराठाओं के टाइम पर भी काम करती थी। ठीक है, उनके लिए काम करती थी। जब भी कोई वार होते थे, कभी भी वॉरफेयर होते थे, तो क्या होता था कि मराठा की आर्मी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट उतनी नहीं थी। तो क्या करते थे कि जो ये कम्युनिटीज़ होती थी, इनको भी ये अपने साथ मिला लेते थे। तो ये लोग क्या है, विद द नीड ऑफ पर्क्स, सैलरीज, ये उनको ज्वाइन किया करते थे। तो गुरिल्ला वॉरफेयर जो था उसका इंट्रोडक्शन जो है मराठा के टाइम से चला आ रहा है, जिसके अंदर क्या होता था कि ये लोग पहाड़ियाँ जो होती है ना, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, ओके, और ये लोग क्या करते थे पहले से ही, जैसे इनको मालूम होता था कि यहाँ पे अटैक करना है, ये यहाँ से आप ये समझो कि यहाँ से जो फौज है वो निकलने वाली है अपोजिशन पार्टी की, जिसके ऊपर आक्रमण होना है। तो ये लोग यहाँ पर कहीं पर छुप के ऐसे बैठ जाया करते थे, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर में। और जैसे ही वो फौज निकलती थी तो ये लोग फिर अटैक करते थे। ठीक है, उससे क्या होता था कि इन लोगों को पता नहीं होता था और ये लोग यहाँ पर पूरी अपनी तैयारी से बैठे रहते थे। ठीक है, तो इनको समय नहीं मिल पाता था अपने आप को बचाने का। और यहाँ पर क्या होता था, बहुत बार जो आर्मी होती थी वो फेल हो जाती थी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, तो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है इसके ये एक्सपर्ट माने जाते थे। और ब्रिटिश फोर्सेस जो थे 15 साल तक इनको ढूंढ नहीं पाई थी। ठीक है, मतलब ढूंढ नहीं पाई थी, मतलब ये बहुत समय पहले से वांटेड लिस्ट में थे ब्रिटिश फोर्सेस की, पर ये पकड़ ही नहीं पाए थे। इतने ही एक्सपर्ट थे गुरिल्ला वॉरफेयर में। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो ये जो ब्रिटिश ने जो अपनी आर्मी बनाई थी, स्पेशल फोर्स बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि ये पकड़ नहीं पाए थे, तो ये जो लीडरशिप चल रही थी वो किसके अंदर चल रही थी? ईश्वर प्रसाद के अंदर, ईश्वरी प्रसाद। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने टाटिया भील को पकड़ने के लिए पूरी एक फोर्स तैयार करी थी, पूरी एक फोर्स तैयार करी थी, और उसको लीड करने वाला कोई व्यक्ति था, तो उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, वो है ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और बट फाइनली ये पकड़े गए थे। ठीक है, फाइनली पकड़े गए थे। और इनके जो फ्रेंड थे गणपत राजपूत, ठीक है, एक फ्रेंड थे, उन्होंने इनके साथ धोखा किया था और फिर इनको जेल हो गई थी। तो ब्रिटिश ने रक्षाबंधन के टाइम पर इनको फिर फांसी पर चढ़ाया था 1889 में। तो इनका टाइम पीरियड आप जैसे कि नोट कर सकते हैं। हमने बात करी थी इनका जो जन्म हो रहा है वो हो रहा है 1842 में, और इनकी मृत्यु हो रही है 1889 में। इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और अब काफ़ी सारे बच्चों को ये पता होगा कि टाटिया भील को ही रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहा गया है। क्लियर है? तो टाटिया भील के बारे में देख लिया। ये रहे टाटिया भील, मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ सो दैट आपको इजीली और अच्छे से दिख सके। ठीक है, ये है टाटिया भील और ये एक्सपर्ट थे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। चलो अब आ जाते हैं हम एक और ऐसे ही महानायक के पास, वो है भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक, भीमा नायक को देख लीजिए, ये थे भीमा नायक। और भीमा नायक भी एक इम्पॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कौन था, तो रॉबिन ऑफ इंडिया कौन था? वो थे आपके टाटिया भील। ठीक है, और भीमा नायक जो थे वो थे रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, ये याद रखिएगा। साथ में ये भील ट्राइब से बिलोंग करते थे। और 1840 में इनका जन्म होगा कहाँ पर? पंचमोहाली विलेज में, वेस्टर्न निमाड़ में, जो आज का बड़वानी वाला इलाका है वहाँ पर। ठीक है,
तो वेस्टर्न निमाड़ जैसे कि मैंने बताया ये खरगोन और खरगोन से नीचे ही आपका आता है बड़वानी, तो उस वाले इलाके में ये बिलोंग करते थे। क्या हुआ था इनके साथ, तो देखो इन्होंने भी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, अच्छा इनका जो रिवोल्ट का मुख्य कारण था वो ये था कि जो मनी लेंडर्स थे, मतलब जो जमींदार थे जो पैसा दिया करते थे, उनके अगेंस्ट इनका मेनली तो विद्रोह था। ठीक है, और पर फिर वो विद्रोह क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते वो अंग्रेजों की तरफ ही हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा था वो आता तो कहाँ से था, अंग्रेजों की तरफ से था। कि मेनली जो जमींदार थे उनको इनसे पैसा लेके आर्मी को देना था, ब्रिटिश आर्मी को देना पड़ता था, अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो मेन मुख्य कारण क्या बन गए थे, जो मेन टारगेट बन गए थे वो अंग्रेज ही बन गए थे। ठीक है, तो 1857 के साथ साथ इसके आगे भी आप देखोगे तो इन्होंने 1858 में क्रांति हुई थी, 1858 में क्रांति हुई थी, बैटल ऑफ अंबापानी जिसका नाम था। ठीक है, बैटल ऑफ अंबापानी 1858 में हुई थी ये। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। चलो, तो जो भीमा नायक हैं इनके साथ एक ख्वाजा नायक भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इनके एसोसिएट ही थे। ठीक है, इन लोगों ने साथ में ये लड़ाई लड़ी थी। और बाद में क्या हुआ था कि जब भीमा नायक को भी पकड़ने की कोशिश की गई है ना अंग्रेजों द्वारा, भीमा नायक को भी पकड़ने की कोशिश की गई और भीमा नायक ने जब नहीं पकड़ पा रहे थे अंग्रेज उनको, तो उन्होंने क्या किया था, भीमा नायक की जो माँ थी उनको बंदी बना लिया था, उनको अरेस्ट कर लिया था और मंडलेश्वर फोर्ट में उनको भेज दिया था। ठीक है, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके साथ अत्याचार होता है, ऐसा कहा गया, तो उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में ये भी अरेस्ट होते हैं, और ये कहाँ अरेस्ट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा फॉरेस्ट में अरेस्ट होते हैं, जिनको फिर कहाँ, पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर भेजा जाता है इनको, जहाँ पे इनकी मृत्यु कब हो रही है, 1976 में। ठीक है, तो मेनली आपको क्या याद रखना है, भीमा नायक के बारे में याद रखना है। भीमा नायक ने 1857 रिवोल्ट में भाग लिया था, और उसके बाद इन्होंने बैटल ऑफ अंबापानी जो कि 1858 में हुआ था उसमें भाग लिया था। इनको क्या कहा जाता है, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ कहा जाता है। ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो भील जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आज का जो बड़वानी है वहाँ पर 1840 में इनका जन्म हुआ था, और 1976 में इनकी मृत्यु कहाँ होती है, पोर्ट ब्लेयर जेल पे। इनको पकड़ा कहाँ था अंग्रेजों ने, तो सतपुड़ा फॉरेस्ट में पकड़ा था। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे ख्वाजा नायक के पास आते हैं। तो ख्वाजा नायक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ट्राइबल पर्सनालिटी हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, पहले तो ये अंग्रेजों की आर्मी में ही काम करते थे इन लोग, इनकी ड्रेस अब से आप देख रहे होगे, तो ये पहले तो इन्हीं की आर्मी में काम करते थे, और इनका गुस्सा भी उन्हीं के खिलाफ निकला था बाद में। ठीक है, तो 1857 की क्रांति तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप ये सैनिक विद्रोह है तो इनका जो मुख्य कारण था, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था, वही मुख्य कारण के चलते जहाँ पर इनके धर्म के साथ धन को भ्रष्ट करने के लिए जो मेनली यूज किए जा रहे थे कारतूस, उसके लिए उनका जो विद्रोह था वो निकल कर आ रहा था। जैसे कि मैंने बताया ये एसोसिएट रहे हैं भीमा नायक के। तो जैसा भीमा नायक ने बैटल ऑफ अंबापानी में 11 अप्रैल 1858 में भाग लिया था, बिल्कुल इनके साथ ही ख्वाजा नायक भी थे। ठीक है, तो ये भी भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, भील जनजाति से ये भी बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनका जन्म भी ध्यान रखिएगा, ये सांगरी विलेज, निमाड़ वाले इलाके में सांगरी विलेज जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये अंबापानी वाला जो बैटल हुआ था ना, उसी में ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ख्वाजा नायक डे मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कब मनाया जाता है, इनके जन्मदिन वाले दिन, सॉरी इनका जो बैटल हुआ था, जहाँ इनका शहीद दिवस जो है 11 अप्रैल के दिन हर साल ख्वाजा नायक डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम क्वीन अवंतीबाई, ठीक है, रानी अवंतीबाई के पास। तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखो, रानी अवंतीबाई जो थी बहुत ही शूरवीर रानी थी। ठीक है, इनका जन्म होता है कहाँ पर, सियोनी में हो रहा है, मानखेड़ी विलेज में।
मानखेड़ी एक जगह है, एक गांव है जहां पर इनका जन्म हो रहा है। कब हो रहा है? 16 अगस्त 1831 में, ठीक है, सियोनी के अंदर। पर इनकी जो शादी है, इनकी शादी होगी कहाँ पर? विक्रमादित्य, रामगढ़ के प्रिंस हैं विक्रमादित्य। पहले जो ये रामगढ़ था ये मंडला में आता था, पर अगर अब आप देखेंगे इसको तो ये अब डिंडोरी में आता है, ठीक है, डिंडोरी में आता है ये रामगढ़। वहां पर इनकी शादी होती है। तो ये सियोनी से कहाँ आ जाती हैं? ये आ जाती हैं रामगढ़ प्रिंस विक्रमादित्य के पास। और वहां पर क्या होता है, कुछ टाइम तक तो सब अच्छा चलता है। उसके बाद क्या होता है, जो इनके पति हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर इनको क्या है, ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अब कोई और तो था नहीं देखने के लिए। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो है वो यही संभालती हैं। बाद में इन्होंने अपनी पूरी सेना को तैयार किया, जिसके अंदर इनके 4000 से ज़्यादा के सपोर्टर्स तैयार हुए। और बाद में इन्होंने ब्रिटिश आर्मी पर, अंग्रेज़ों पर इन्होंने फिर आक्रमण भी किया, ठीक है। बहुत अच्छा और बहुत शूरवीरता से ये लड़ी। और जब इनके ऊपर आक्रमण होता है, जब ये देवगढ़ के फोर्ट में थी, तब जब इनके ऊपर आक्रमण होता है ये बहुत अच्छे से लड़ाई करती हैं। पर बाद में जब इनको लगता है कि ये नहीं जीत पा रही हैं, तो फिर इन्होंने अपने आप को ही अपनी कटार से अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, ठीक है। तो ये कब की बात हो रही है? 1858 की बात हो रही है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो अब बात कर लेते हैं हम झलकारी बाई की। झलकारी बाई अपने आप में बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही हैं। ये जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनकी अंगरक्षिका रही हैं, ठीक है। तो जैसे झांसी की रानी थी तेज बहादुर, ऐसे ही झलकारी बाई भी रही हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था कि जो झांसी की रानी है उनकी कब्र आपको आज के समय में ग्वालियर में मिलेगी, फूलबाग में। वहीं पर इनकी ग्वालियर के अंदर ही, ठीक है, झलकारी बाई की भी आपको कब्र देखने को मिल सकती है, ठीक है। 4 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये रानी लक्ष्मीबाई जो है क्या बोलती हैं झलकारी बाई से कि मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। पीछे वाले रास्ते से इनको निकाल दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई को, ताकि वो सेफ रहें। तो और उनकी जगह जो झलकारी बाई हैं, वो जो अंग्रेज हैं उनको भटकाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए ये रानी लक्ष्मीबाई का रूप रख लेती हैं, ठीक है। तो लड़ते हुए इनकी मृत्यु यहाँ हो जाती है, और झांसी की रानी जो है उनकी मृत्यु भी लड़ते लड़ते मैदानी जंग में हो जाती है, ठीक है। तो झलकारी बाई को भी याद रखेंगे आप। इनका जो जन्म है वो कहाँ हो रहा है? भोजला विलेज है। कहाँ पर? भोजला विलेज, झांसी के पास। वहाँ इनका जन्म होगा 1800 इसको क्या बोलेंगे, 40 में एक कम, 1839, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी आप चला लीजिएगा। 1839 में 22 नवंबर 1839 में भोजला विलेज झांसी के पास इनका जन्म हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा, और कहानी के रूप में मैं बता रही हूँ तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं यहीं पर समझ में भी आ जाएंगी और याद भी होती जाएंगी। मैं समझती हूँ कि आप ये सब चीज़ें एक बार पढ़ चुके होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस यहाँ पर एक रिकॉलिंग और रिवीजन टाइप आप ये क्लास देख सकते हैं। और अगर कोई बिगनर भी है ये क्लास वॉच कर रहा है, तो आपको भी जो भी ये कहानियाँ चल रही हैं, ठीक है, स्टिक टू द पॉइंट, आपको बस यही समझते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जिनके ऊपर एमपीपीएससी ने बहुत बार सवाल आपसे पूछे हैं, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये जो है गोंड रूलर रहे हैं, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह जो है शंकर शाह के बेटे थे, ठीक है। मंडला के ये दोनों रूलर्स रहे हैं, और इन्होंने 1857 की क्रांति में जबलपुर से लीड किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब विद्रोह था तो इन्होंने जबलपुर से, कहाँ से ये याद रखिएगा, जबलपुर से इन्होंने लीड किया था, ठीक है। तो ये गोंडवाना डायनेस्टी जो है वहाँ उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। गोंड रूलर थे, गोंडवाना डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। और इसके अलावा जब इन्होंने लड़ाई करी तो ये फेमस किस लिए है, क्योंकि इन्होंने अपनी आखिरी दम तक लड़ाई करी थी। और जब ये अंग्रेज़ों के हाथ लगे थे तो अंग्रेज़ों ने इनको तोप के मुंह में रखकर इनको इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब तोप से उड़ाया गया था। तो ये एक बहुत ही
मैं बोलूँ ब्रूटली इन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा ही याद किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको ब्लू किया गया था कैनन माउथ के पास रखकर, ठीक है, बांधा था तोप के मुंह पे और तोप से उड़ा दिया गया था। तो 18 सितंबर 1858 को इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो, तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीताराम कंवर। सीताराम कंवर जो है, इनका जन्म हो रहा है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो गोंड राजा थे उनके जो स्पाई सोल्जर्स हुआ करते थे, स्पाई सोल्जर्स मतलब जो गुप्तचर होते हैं ना, उनके गुप्तचरों में से एक थे। इन्होंने जब शंकर शाह 1857 का रिवोल्ट हमने देखा जैसे कि लड़ रहे थे, तब उसी रिवोल्ट में शंकर शाह के साथ दे रहे थे सीताराम कुंवर, और इनको अंग्रेजों की गोली लग जाती है। ठीक है, फिर आ जाओ आप रघुनाथ शाह मंडलोई पर। तो रघुनाथ शाह मंडलोई जो है ये भिलाला ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट जो आज का है वहाँ से ये देखे जाएंगे आपको, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 1857 की क्रांति में इन्होंने भी असिस्ट किया था, और इन्होंने किसको असिस्ट किया था? सीताराम कंवर को। तो रघुनाथ शाह शंकर शाह को असिस्ट कर रहे थे स्पाई सोल्जर सीताराम कुंवर, और सीताराम कुंवर को ही साथ दे रहे थे रघुनाथ शाह मंडलोई, सॉरी रघुनाथ सिंह मंडलोई। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, ये जो है ये विजयगढ़ जो फोर्ट है वहां पर ये पकड़े जाते हैं। ठीक है, आर्मी से, जो ब्रिटिश आर्मी है वो इनको कहाँ पकड़ लेती है? विजयगढ़ फोर्ट के पास। अब आ जाओ आप श्री बादल भुई। श्री बादल भुई कौन थे? तो बादल भुई जो थे ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, बादल भुई एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट रहे हैं ट्राइबल पर्सनालिटीज के अंदर। इन्होंने जनरली पार्टिसिपेट किया था जब फ्रीडम स्ट्रगल जो अपने मास मूवमेंट में पहुंच गया था ना, तब इनका मेनली जो रोल है वो देखने को मिला था। चलो, तो इनके रोल को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि इनका जन्म कहाँ हो रहा है। इनका जन्म हो रहा है दुगरिया तीतरा विलेज छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हो रहा है? दुगरिया तीतरा विलेज छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 1845 का इनका जन्म है। ठीक है, इसके कुछ टाइम बाद 1857 क्रांति हो जाएगी, तो 1857 क्रांति में तो इनकी एज उतनी काफ़ी रही नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से हम समझ पा रहे हैं। तो जनरली जब मास मूवमेंट स्टार्ट होगा तब इनका जो एक्चुअल रोल है वो देखने को मिलेगा। जैसे 1923 की बात करें, कब की बात कर रहे हैं हम? 1923 की। 1923 में इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, और उन्होंने क्या किया था, जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, ट्राइबल्स थे, उनको इकट्ठा करना शुरू किया था। और जो कहाँ से ये कांग्रेस मीटिंग हो रही है, कांग्रेस मीटिंग कहाँ हो रही है? तामिया के अंदर। ठीक है, तामिया में कांग्रेस मीटिंग है, वहाँ से इन्होंने ट्राइबल्स को इकट्ठा किया, और छिंदवाड़ा के अंदर इन्होंने जितने भी रेसिडेंट्स थे उनको इकट्ठा किया, जिसकी वजह से ये काम करने की वजह से इनको बाद में फिर अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, और 1930 में इन्होंने फिर जंगल सत्याग्रह जब हुआ था, ठीक है, उसमें भी इन्होंने 1930 में भाग लिया था। और रमाकोना जो फॉरेस्ट लॉ था, फॉरेस्ट लॉ कहाँ पर? रमाकोना जो फॉरेस्ट था वहाँ पर जो लॉज तैयार किए गए थे उस लॉ को तोड़ा था। ठीक है, जंगल सत्याग्रह के अंदर। जंगल सत्याग्रह में क्या किया था इन्होंने? जो लॉज थे, फॉरेस्ट लॉज थे, जिसमें वुड पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेज़ों ने, उन लॉज को गंजन सिंह कोरकू बहुत फेमस रहे हैं इसके लिए, तो उनको माना जाता है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, उनके साथ ही आपको ये नाम भी मिलेगा, श्री बादल भुई का। ठीक है, चलो, और बाद में यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि ये जो सत्याग्रह यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इनसे भी बड़े श्री विश्वनाथ सालपेकर हैं, इनके अंडर लीडरशिप में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हम रमाकोना की बात कर रहे हैं अभी। तो रमाकोना जो सत्याग्रह, जो जंगल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, वो विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसी के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले थे कौन? श्री बादल भुई। ठीक है, बाकी डिसोबीडियंस के लिए जैसा कि हमने देखा यहाँ पर भी उन्होंने जो डिसोबीडियंस मतलब लोगों को इकट्ठा करना, क्रांति फैलाना, तो उसके लिए ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इनको अरेस्ट किया था। और इनको कहाँ भेजा गया था? महाराष्ट्र की जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? महाराष्ट्र की जेल में। ठीक है, महाराष्ट्र की जेल में भेजा गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु जहर देने की वजह से हो गई थी।
कब हो रही है? 1940 में। ठीक है, बाकी अब मध्य प्रदेश सरकार इनकी याद में ट्राइबल म्यूजियम जो है वो बना चुकी है। ठीक है, जो कि छिंदवाड़ा के अंदर ही है और उसका नाम श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम रखा गया है। तो श्री बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम जो है ये आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिल सकता है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने इनके ऑनर में बनवाया है। ठीक है, तो ये सब जो ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हम पढ़ रहे हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद होने चाहिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो लेते रहिएगा, या फिर अगर आपके पास डायरी या पेन है, जो कि मैंने स्टार्टिंग से आपको कहा है अपने पास रखिए, जब भी आप कोई भी क्लासेस ले रहे हो तो आप अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाते चलिए। राइट, जितना हम लिखेंगे उतना हमें याद रहेगा। अब मैं बात कर रही थी गंजन सिंह कोरकू की, तो देखिए गंजन सिंह कोरकू जो है ये व्यक्ति हैं जिन्होंने जंगल सत्याग्रह को बैतूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रूप दिया था। 1930 की बात है जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पैन लेवल पे इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर मेन जो टारगेट था वो ये था कि अंग्रेज सरकार जो भी नियम बना रही है, जो भी कानून लेकर आ रही है, ग्राउंड लेवल पर उन सभी को नहीं मानना है। और उसी पे हमने देखा कि जो बादल भोई हैं वो सिविल डिसोबीडियंस के अंतर्गत ही अरेस्ट किए गए थे। और ऐसे ही यहाँ पर जो कानून है उसको तोड़ा गया था, कहाँ पर? बैतूल के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो नेतृत्व किया था वो किया था श्री गंजन सिंह कोरकू ने। ठीक है, इनके साथ एसोसिएटेड थे बंजारी सिंह कोरकू भी। तो इन्होंने जो मेनली ये अंजाम दिया था ये घोड़ा डोंगरी जंगल में, नाम याद रखेंगे, घोड़ा डोंगरी जंगल में बैतूल के अंदर इन दोनों ने, किसने? सरदार गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू, दोनों ने ही अपने अपना अपना जो फैक्ट्स हैं वो दिए थे। ठीक है, बाकी इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि जितने भी लॉज थे उन सबको तोड़ा था। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं लाल पद्माधर सिंह के बारे में। ये कौन थे? ये हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो। ठीक है, ये मेनली जो थे ये गांधीयन थिंकर माने जाते थे और इन्होंने भाग लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हो रहा है? अगर हम पैन लेवल पे बात करें तो इंडिया में आपका 8 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 8 अगस्त आप याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को इंडिया में पैन लेवल पर 1942, ठीक है, 1942 में आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगा और उस समय आपको नाम देखने को मिलेगा लाल पद्माधर सिंह का। तो लाल पद्माधर सिंह जो है उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था और इनका जन्म जो हो रहा है वो हो रहा है सतना के अंदर, कृपालपुर नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो रीवा के जो ट्राइबल फोर्सेस हैं, सॉरी या राइट, ट्राइबल्स जो थे रीवा के, उनको अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उसके बारे में उनको अवगत कराया था और क्विट इंडिया मूवमेंट में वो जितना सहयोग कर सकते थे उन सबको इकट्ठा कर कर और उनकी एक जो ट्राइबल्स थे उनको लीड किया था। ठीक है, उनकी मृत्यु जो है याद रखेंगे आप 13 अगस्त 1942 को हो रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रगल करते टाइम ही शहीद हो जाते हैं 13 अगस्त 1942 में। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको देखना है विरसा गोंड और जीरा गोंड। ये नाम काफ़ी फेमस है, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। विरसा गोंड या फिर इसको हिंदी में बिरसा भी बोलते हैं, वी या फिर बी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। जो बिरसा गोंड है और जीरा गोंड है ये मेनली गोंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। साथ में ये क्विट इंडिया मूवमेंट से तो थे ही, और क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जगह अगर पूछी जाए तो ये जगह जो थी वो घोड़ा डोंगरी की थी। जंगल सत्याग्रह का भी आप याद रखेंगे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में अगर पूछा जाए तो घोड़ा डोंगरी बैतूल से किसने लीड किया था, तो बिरसा गोंड और जीरा गोंड ने किया था। इन्होंने क्या किया था, सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा किया था, ऐसे सारे ट्राइबल्स को, ठीक है, एक जगह इकट्ठा किया, उनको सारी चीज़ें बताई, सब कुछ समझाया, एक बहुत अच्छे से प्लान बनाया और क्या किया, उन्होंने ये बात करी कि हम क्या करेंगे, जो रेलवे ट्रैक है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, डीरैक्ट करेंगे। ठीक है, उसको अपनी लाइन से हटा देंगे, जिससे जिससे क्या होगा, जो टिम्बर आ रहा है, ठीक है, मालगाड़ी के थ्रू जो टिम्बर आ रहा है उसको उसमें सब में आग लगा देंगे।
तो ये इनकी प्लानिंग थी उस वक्त, ठीक है। और बाद में फिर इनको अरेस्ट किया जाता है और ब्रिटिश ने इनको अरेस्ट किया, बिरसा मुंडा को, और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी प्लानिंग आप समझ गए। इनकी प्लानिंग ये थी कि जो टिम्बर डिपो है उसको सबसे पहले तो ट्रेन को जो है उसको उनकी पटरी से उतारेंगे ट्रेन को, और फिर जो टिम्बर का डिपो है उसमें आग लगाएंगे। तो ये क्या था, मेनली ये वायलेंट अटैकर्स थे, ठीक है। इनका मानना था कि अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेज जो हैं वो बहरे हो चुके हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आपको उनको जगाना है, उनको भारत से भगाना है, तो आप ऊपर बैठ के जो मेन लीड पॉलिसीज हैं उसके थ्रू नहीं, बल्कि आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे वो डरें। तो ये सब उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको जगाने के लिए जो भगत सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था, ठीक है, वही वाली जो बात है वो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर ट्राइबल्स कर रहे थे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेंगे दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया कौन थे? ये भी फेमस ट्राइबल इंडिविजुअल हैं। ये बिलोंग करते हैं किससे? भील ट्राइब से। किससे बिलोंग करेंगे? भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये फेमस कांग्रेस पॉलिटिशियन हैं और अभी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो भील कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फेमस कांग्रेस पॉलिटिशियन रहे हैं। साथ में आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। कहाँ से? रतलाम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। रतलाम की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये आपके जो पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, और बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और रतलाम कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे, और उसके बाद 16th लोकसभा इलेक्शन के अंदर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, ठीक है। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। और उसके बाद इन्हें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, NCST जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, उसके अंदर इनको चेयरमैनशिप इन्होंने ली थी। तो चेयरमैनशिप इन्होंने निभाई थी कहाँ पर? NCST नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के अंदर, और इनकी मृत्यु जो है वो 2015 में हो रही है। तो आप याद रखेंगे क्या नाम है इनका? दिलीप सिंह भूरिया। ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी थी इनकी? भील से थे, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। मेरे लिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे जा सकते हैं कि एक तो वो कौन सी पार्टी से पहले बिलोंग करते थे, बाद में उन्होंने कौन सी लोकसभा के अंदर, ठीक है, कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीते थे। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कि कौन सी पार्टी से थे, क्या था, ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेटमेंट में हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाए, एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाए, और एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाए। तो ये 3 स्टेटमेंट रहेंगे, और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको इन सभी में से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं, या तो इसमें से कोई एक गलत फाइंड आउट करना है, या तो इनमें से कौन कौन से सही हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट में से आपको ओनली वन एंड टू, ओनली 1 2 3, तो ये आपको इस तरीके से आंसर देखने को, क्वेश्चंस और आंसर आपको उस हिसाब से फिर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया? गुड। तो अब दिलीप सिंह भूरिया के बाद हमें देखना है कांतिलाल भूरिया को। कांतिलाल भूरिया कौन थे? ये भी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड थे, ठीक है, और साथ में ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर से रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और ये झाबुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे। ये रहे कांतिलाल भूरिया आपके सामने, ठीक है। याद रखेंगे आप इन्हें, बिल्कुल याद रखिएगा कि ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हैं। उसके बाद आ जाते हैं, चलो, फगन सिंह कुलस्ते ये हैं, ठीक है, फगन सिंह कुलस्ते। इनका जन्म कहाँ हो रहा है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में। डेट तो नहीं कोई पूछने वाला है, ये आपकी अपनी नॉलेज के लिए, आप अपना जीके अगर बढ़ाना चाहें तो आप याद रख सकते हैं 1959 के अंदर बारबटी में मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर फगन सिंह कुलस्ते का जन्म हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करेंगे और मंडला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से 6 बार रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? मतलब 6 बार ये मंडला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। समझ में आया? याद रखेंगे आप फगन सिंह कुलस्ते, ये इसलिए हंस भी रहे हैं, देखो 6 बार जीते हैं ये, मतलब मैंने इनके नेक के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब था ये हंस रहे हैं, ओके। फगन सिंह कुलस्ते, और ये 6 बार
भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और मंडला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने 6 बार रिप्रेजेंट किया है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम जमुना देवी पर। जमुना देवी जो है ये 19 नवंबर 1929 को इनका जन्म हो रहा है सरदारपुर के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट में। ये रही आपके सामने जमुना देवी। जमुना देवी जो है ये पॉपुलर लीडर रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। साथ में इन्होंने झाबुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को 1962, 62, 67 के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, 1962, 1967 के अंदर इन्होंने कहां से, झाबुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत पॉपुलर लीडर रह चुकी हैं। ठीक है, तो जमुना देवी को आप याद रखेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करती थी, कहाँ इनका जन्म हुआ है, धार डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा याद रखिएगा, जन्म स्थान धार डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी झाबुआ है। जमुना देवी जो है वो राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनको बुआ जी के नाम से भी जाना जाता है। जमुना देवी या बुआ जी के नाम से अगर एग्जाम में आया तो बुआ जी के नाम से किसे जाना जाता है, जमुना देवी को जाना जाता है। ठीक है, जमुना देवी जो है वो पहली फीमेल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रही है मध्य प्रदेश की। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महिला, पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रही हैं 1998 में। बाद में इनको भारत ज्योति सम्मान से भी नवाजा गया है 2001 के अंदर। भारत ज्योति सम्मान याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, who has been awarded as भारत ज्योति सम्मान in 2001 और 4 फीमेल्स के नेम आ जाएंगे। उसमें जमुना देवी जो अगर कहीं भी दिख जाए आपको या बुआ जी दिख जाए तो वहां पर आप पहली फुर्सत में इसको राइट कर दीजिएगा। बाद में इनका 2010 के अंदर इंदौर में इनका डिमाइस हो जाता है। ठीक है, 1929 से 2010 तक का इनका सफर रहा है, बहुत प्रभावशाली सफर भी रहा है। चलो आगे बढ़ जाए। आगे हम देखेंगे राजा नरेश चंद्र सिंह को। राजा नरेश चंद्र सिंह जो हैं ये आपके आज के टाइम पे छत्तीसगढ़ में आता है ये वैसे, बट पहले आपका यहीं 2000 पहले तक तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो रायगढ़ से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे आपके राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक है, बाद में मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हो रहा है और मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये सारंगगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में फिर पसोर असेंबली से 1962-1967 के अंदर। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट हाँ पॉलिटी वाले सेक्शन में हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिया जाए, बट ठीक है आप एक बार इसकी रीडिंग ले लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का रोल भी आई मीन टू से ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और किसकी कैबिनेट पे रहे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ला की। पंडित रविशंकर शुक्ला, यस यू हर्ड इट राइट, द वेरी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। ठीक है, तो रविशंकर शुक्ला की कैबिनेट में ये मंत्री रहे हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। ही हैज बीन अपॉइंटेड कहाँ पर, ये ट्राइबल वेलफेयर जो आपकी एक कम्युनिटी बनती है, कमीशन बनता है, तो ट्राइबल वेलफेयर के अंदर ये अपॉइंट होते हैं एज ए पहले मिनिस्टर के तौर पे। ठीक है, और 1955 में। ठीक है, बाकी इन्होंने फिर अपना जो रोल है वो बाद में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ज़्यादा किया है और ये अब जो हम देखेंगे जब 2000 के अंदर जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो फिर वहाँ पे इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे अपलिफ्टमेंट कार्य किए हैं जो कि मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहेंगे कि राजा नरेश चंद्र सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ला जो कि हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट के अंदर ये मंत्री रहे हैं। साथ में हम ये देख सकते हैं कि ये जो है चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं जब मध्य प्रदेश एक साथ था, मतलब जब मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, डन। चलो आगे आ जाते हैं पेमा फात्या पे। पेमा फात्या कौन थे, पेमा फात्या जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट, साथ में अगर हम पेंटिंग जगत में किसी को बोले बहुत ही ख्याति प्राप्त किए हुए हैं तो वो हैं ये पेमा फात्या। ये चंद्रशेखर आजाद जगह से बिलोंग करते हैं झाबुआ के अंदर। ठीक है,
आप गांव कह सकते हो, टाउन कह सकते हो, चंद्रशेखर आज़ाद झाबुआ के अंदर ये बिलोंग करते हैं, भील ट्राइब से हैं और पिथोरा आर्ट के लिए फेमस है। तो ये ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं पिथोरा आर्ट से संबंधित, जो कि भील ट्राइब की बहुत फेमस पेंटिंग मानी जाती है। इन्हें शिखर सम्मान भी दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया है इनको? शिखर सम्मान दिया गया है 1986 के अंदर। ठीक है, शिखर सम्मान दिया गया है इनको 1986 के अंदर, ये आप याद रखेंगे। और तुलसी सम्मान से भी इनको नवाजा गया है कल्चरल डिपार्टमेंट द्वारा। मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल आर्ट कल्चरल डिपार्टमेंट है वहाँ पर इन्हें तुलसी सम्मान से भी नवाजा गया है। और इसके साथ आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि इनको शिखर सम्मान दिया गया था 1986 के अंदर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झाबुआ से और भील जनजाति से बिलोंग करते हैं। ये फेमस है पिथोरा पेंटिंग के लिए, पिथोरा आर्ट से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भूरी बाई। भूरी बाई के बारे में जाने उससे पहले आप देख लीजिए भूरी बाई है कौन। तो ये रही भूरी बाई। ठीक है, भूरी बाई जो है ये झाबुआ जो जगह है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, और इनके गांव का नाम है पिटोई। पिटोई गांव में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं, भील जनजाति से ही हैं। और इन्हें कौन कौन से सम्मान अभी तक मिल चुके हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 1986 में ही इनको भी शिखर सम्मान से नवाजा गया था। साथ में ये पद्मश्री भी ले चुकी हैं 2021 में। और रानी दुर्गावती अवार्ड मिला है इनको 2009 में, और अहिल्या अवार्ड मिला है इनको 1998 में। ठीक है, तो इतने सारे अवार्ड इनको अभी तक मिल चुके हैं। कौन सी पेंटिंग करती हैं? ये भील ट्राइब की हैं और पिथोरा पेंटिंग ही करती हैं ये भी। ठीक है, और ये अपने आप में अपनी कम्युनिटी से पहली ऐसी फीमेल पेंटर रही हैं। तो फीमेल आर्टिस्ट ये पहली हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, और ये इनको अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, तो ये पद्मश्री ये ले रही हैं 2021 में रामनाथ कोविंद से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जनगढ़ सिंह श्याम को। जनगढ़ सिंह श्याम जो हैं ये बहुत फेमस हैं और मांडला डिस्ट्रिक्ट से, गोंड ट्राइबल कम्युनिटी से ये आते हैं और ये पेंटिंग करते हैं मेनली। तो गोंडी पेंटिंग के लिए ये फेमस हैं। किस लिए फेमस है? गोंडी पेंटिंग के लिए। इनका जन्म देख लेते हैं, उससे पहले देख लीजिए ये रहे जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम जो है इनका जन्म हो रहा है 1962 के अंदर पातालगढ़ विलेज मंडला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आप मेंडोरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। गोंड ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गोंडी पेंटिंग ये बनाते हैं और इन्होंने अपना एक नया इंडियन आर्ट स्कूल डेवलप किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है जनगढ़ कलम। क्या नाम रखा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनगढ़ कलम। ये है इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है और कितनी डिटेलिंग के साथ इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जनगढ़ सिंह जो है इनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई है। इनकी जो मेजर पेंटिंग है तो अभी आप देखोगे जो अपना विधान भवन है और भारत भवन है, इनके अंदर जितनी भी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है, इंटीरियर पेंटिंग्स जो हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये कैनवस पे मेनली पेंट करते हैं, ये आपको दिख रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम दुर्गा बाई को, देख लेते हैं दुर्गा बाई व्याम को। इनका नाम आपने सुना होगा, ये हैं दुर्गा बाई व्याम। ये जो है मंडला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, बुरबासपुर। कहाँ से? बुरबासपुर। बुरबासपुर गांव है, वहाँ पे मंडला डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। और इनका जो मेजर सब्जेक्ट है पेंटिंग का वो ये कि ये थोड़ा सा रिलीजियस फिगर्स को बनाती है, मतलब भगवान की पेंटिंग्स ये ड्रॉ करती हैं। ठीक है, गोंडी पेंटिंग है, गोंड ट्राइब से बिलोंग करती हैं ये, और डिगना आर्ट के लिए बहुत फेमस है। डिग लगाते हैं ना, आपने देखा होगा गांव में डिग लगाते हैं। डिग में क्या होता है, घरों के आंगनों में ऐसे वाइट कलर के ऐसे बाउंड्री होती है, उसका बहुत प्यारा आर्ट है, बहुत प्यारी उसमें पेंटिंग्स भी की जाती हैं, तो उसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ये है आपकी दुर्गा बाई व्याम। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 2021 के अंदर, और साथ में ये रानी दुर्गावती अवार्ड भी ले चुकी हैं। इसके अलावा भी इन्हें अलग अलग कम्युनिटी से काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। तो मेन फेमस जो अवार्ड हैं रामनाथ कोविंद से आपने देखा, एक तो भूरी बाई ने अवार्ड लिया है, साथ में
2021 में दुर्गा बाई जो हैं उन्होंने भी अवार्ड लिया है, पद्मश्री का अवार्ड इन्हें दिया गया है। याद रखिएगा, ये गोंडी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। डिग्ना आर्ट के लिए ये फेमस है और साथ में इनका जो पेंटिंग है वो जनरली भगवान की जो पेंटिंग्स हैं उनको ड्रॉ करती हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम अर्जुन सिंह धुर्वे से। तो ये जो अर्जुन सिंह धुर्वे हैं, ये 12 अगस्त 1953 को इनका जन्म हो रहा है। ये फोक डांसर रहे हैं और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हम ट्राइबल पर्सनालिटीज़ के लिए ट्राइबल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं और हॉलिस्टिकली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ अलग अलग उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। तो हमने यहाँ पर देख लिया काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को देख लिया, फिर हमने अभी उसके बाद हमने पेंटिंग वाले जो एरिया से हैं उनको देखा। तो अभी अब डांसर्स आ गए हैं, अब डांसर्स को देख लेते हैं। पॉलिटिशियंस को भी इनफैक्ट हमने देख लिया है। बैगा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? बैगा ट्राइब से। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड ये 2022 में ले चुके हैं। साथ में इन्हें तुलसी सम्मान भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त हुआ है 1993-1994 पे। ठीक है, इन्होंने मेनली जो है जो अपने डांस फॉर्म के जरिए बैगा परधौनी, जो एक बैगा के अंदर एक परधौनी डांस फॉर्म है, उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोपोगेट किया है, बहुत पॉपुलराइज किया है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे जो है इन्होंने अपनी कम्युनिटी में इस डांस के ज़रिए जो है अपना फ्लरिशमेंट जो है वो किया है। इस डांस फॉर्म में हमने शायद पहले भी बात की थी, मैं एक बार और बता देती हूँ। तो ये जो परधौनी डांस होता है बैगा के अंदर, बैगा ट्राइब जो परफॉर्म करती है, इसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, पिकॉक का फेदर जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और मास्क पहनते हैं जनरली। तो ये पिकॉक या एलिफेंट या हॉर्सेस, तो ये जब परफॉर्म करते हैं तो ऐसे ये मास्क पहन के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो अब थोड़े से और हमारी कुछ ट्राइबल पर्सनालिटीज़ जो हमने देखी थी उनका एक बार हम प्रॉपर रिकैप देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी ट्राइबल पर्सनालिटीज़ अभी तक कवर कर ली हैं। ठीक है, अब हम एक बार रिकैप देख रहे हैं, तो फटाफट आप बिल्कुल अटेंशन के साथ मेरे साथ बैठे रहिएगा। हम रिकैप करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आएंगे सरदार गंजन सिंह कोरकू, जो कि बैतूल से बिलोंग करते हैं और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, याद रहेगा। उसके बाद आ रहे हैं हम लाल पद्माधर सिंह, जो कि रीवा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिरसा गोंड और जीरा गोंड, ये भी बैतूल से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया जो है ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कांतिलाल भूरिया ये भी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फगन सिंह कुलस्ते ये मंडला से हैं। उसके बाद जमुना देवी धार से हैं। उसके बाद है राजा नरेश चंद्र सिंह, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, अब क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है तो यहाँ से बिलोंग करते हैं। बट राजा नरेश चंद्र सिंह को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश के, और रविशंकर शुक्ला के कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको याद रखिएगा आप। बाकी फिर पेमा फात्या के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, झाबुआ से ये बिलोंग करते हैं, ये सब पेंटिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। अब भूरी बाई झाबुआ से। उसके बाद जनगढ़ सिंह श्याम, ये डिंडोरी से बिलोंग करते हैं। पहले जो मंडला था वो अब डिंडोरी कहलाने लगा है। ठीक है, दुर्गाबाई व्याम ये भी मंडला से बिलोंग करती हैं। उसके बाद अर्जुन सिंह धुर्वे ये डिंडोरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है टाटिया भील। टाटिया भील जो है ये बरदा विलेज खंडवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, भीमा नायक बड़वानी से हैं। ख्वाजा नायक भी बड़वानी से हैं। फिर अवंती बाई जो है, क्वीन अवंती बाई डिंडोरी से बिलोंग करती हैं। झलकारी बाई जो है ये ग्वालियर से बिलोंग करती हैं। उसके बाद शंकर सिंह और रघुनाथ शाह ये मंडला से थे, रूलर्स थे। सीताराम कंवर जो हैं ये भी बड़वानी से बिलोंग करते हैं। फिर रघुनाथ सिंह मंडलोई ये भी बड़वानी से बिलोंग करते हैं। फिर श्री बादल भोई छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं। तो इतने सारे हमने ट्राइबल पर्सनालिटीज़ जो हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज़ जो हैं, ये हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट रह जाता है। हमने काफ़ी अच्छे से विथ पिक्चर्स इनको अच्छे से क्लैरिफाई कर लिया है। तो ये आज का जो सेशन था हमारा ट्राइबल पर्सनालिटीज़ को लेकर, ये हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में आप हमारे साथ बस ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका यूनिट 1 जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इसके अंदर बस अब हमें जो लास्ट पढ़ना है वो जितनी भी रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें हम देख लेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने जो टेम्पल्स का जो कल्चर था, जिसके अंदर हमने टेम्पल में नागर स्टाइल जो बहुत फेमस होती है उसको हमने कवर किया था, और हिंदुज़म से लेके जो भी रिलीजियस टेम्पल्स हमारे हैं अभी, ठीक है, उनको हम कवर कर चुके थे। बस ऐसे ही उनकी शैली को आगे बढ़ाते हुए अभी बहुत सारे हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल इंडिया को कवर करता है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ आती हैं, आपको जैन भी देखने को मिलती है, बुद्धिज़्म भी देखने को मिलती है। तो बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं आपके पास, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं MPPSC एग्जाम पर्सपेक्टिव से। साथ में मैं बात करूं तो टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर भी आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो देखने को मिलेगी। तो हमारा जो अगला सेशन होने वाला है उसके अंदर हम पूरा MP जो है वो अच्छे से घूमेंगे एक ही जगह बैठकर, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा एनालिसिस हब में, और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए आज का सेशन हम बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।